नमस्कार बच्चों, आज हम प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णा द्विवेदा भवन्ति, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वराः और व्यंजनानि च, यानी कि स्वर और व्यंजन। स्वरा यानी कि स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा संति, स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सामाना अक्षराणी और संधि अक्षराणी, यानी कि सामान्य अक्षराणी यानी कि समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले। इसके आगे हम देखते हैं समान अक्षराणी। समान अक्षराणी के बारे में क्या बताया गया है कि वर्णमालायाम अदो ये सामान्य स्वरः सन्ति, यानी कि वर्णमाला में शुरू से जो सामान्य स्वर होते हैं ते सामान्य अक्षर स्वरा भवन्ति, वे समान अक्षर वाले स्वर कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे हमारे? ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि इनको भी दो भागों में रखा गया है। पहला है हमारा ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। इसमें पहला है हमारा अ, ई, उ, री, री। ये पांच हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं। इसके अलावा हमारे दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ और री। ये चार हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या बताया गया है? इसके आगे बताया गया है संधि अक्षरों के बारे में। संधि अक्षराणी यानी कि संधि अक्षर। इसमें बताया गया है द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संधि अक्षरः स्वरः भवन्ति, यानी कि दो निश्चित स्वर मिलकर जो नवीन स्वर को बनाते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से स्वर हमारे आ जाते हैं। इसमें ए है, ओ है और ओ। ये हमारे चार जो स्वर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसके लिए किन किन स्वरों की आवश्यकता होती है? तो इनका निर्माण अ प्लस ई मिलकर दोनों अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। इसी तरह से अ प्लस ए बराबर ए होता है, ए होता है। इसके बाद है हमारा अ प्लस उ बराबर ओ होता है। इसके बाद है हमारा अ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये हमने जाना कि हमारे जो संधि स्वर हैं वो किस तरह से बने हैं। इसके आगे हम देखते हैं री जो वर्णस्य दीर्घाना संति, यानी कि री जो वर्ण है वो दीर्घ, उसका दीर्घ नहीं होता है। संधि अक्षराणाम ह्रस्व न संति, यानी कि संधि अक्षर का ह्रस्व नहीं होता है। इति पाणिनि शिक्षा सूत्रे, ऐसा पाणिनि शिक्षा सूत्र में कहा गया है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या बताया गया है? अनुनासिक स्वरा। इसके अनुनासिक स्वर के बारे में बताया गया है। अनुनासिक स्वरा, इसकी डेफिनेशन है मुखेन सह नासिक्याः अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः भवन्ति, यानी कि मुख के साथ नासिका से भी जिनका उच्चारण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे इनके ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर हमारे क्या है? सारे क्या है? स्वर दिए गए हैं। जैसे अ है तो ऐ, औं, इंग, इंग, ऊं, ऊं, रिंग, 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 एंग, एंग, औंग, औंग, ओंग, ओंग। इसके बाद है बच्चों, आगे हम देखते हैं व्यंजनानी। आगे हमें किसके बारे में पढ़ना है? व्यंजनों के बारे में पढ़ना है। व्यंजनानी से अभिप्राय हमारे व्यंजनों से होता है, यानी कि इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता उपेक्षा अवश्यम भवति, अतः
वर्णमालायां व्यञ्जनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। यहाँ पर बताया गया है व्यंजनों के बारे में है कि व्यंजनों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से अवश्य होता है। यानी कि व्यंजनों को उच्चारित करते समय है हमें क्या है, स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः इसलिए वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणार्थम व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमेशा आ स्वरस्य योजनम भवति, यानी कि आ स्वर को जोड़ना होता है। उदाहरणम, आगे हम क्या देखेंगे, इनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे क है, क प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, क। यानी कि बिना स्वर की सहायता से हम क्या है, व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। तो स्वर की हमें आवश्यकता होती है। क का उच्चारण हम तभी कर सकते हैं जब अ भी उसमें सम्मिलित होगा। तो क प्लस अ बराबर क्या होता है, हमारा क बन जाता है। इसी तरह से ख प्लस अ बराबर ख हो जाता है। ग प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, हमारा ग हो जाता है। घ प्लस अ बराबर घ। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। इसके आगे बच्चों बताया गया है अत्र व्यंजनम केवलम। यहाँ केवल क्या है, व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि यहाँ केवल ये चारों क्या हैं, पूर्ण रूप से व्यंजन हैं। क्योंकि जहाँ पर हलंत का प्रयोग किया गया है इन व्यंजन वर्डों में, तो ये पूरी तरह से हमारे क्या हैं, व्यंजन वर्ड हैं। इत्येव अस्ति, ये हमारा क ख ग घ, ये क्या है, हमारे पूरी तरह से व्यंजन वर्ड हैं। क्योंकि इसमें हमने क प्लस अ बराबर क्या बोला गया था, क। तो यहाँ पर हमारा क हलंत है प्लस अ है, तब हमारा अ क बना है। व्यंजनानां चत्वारः भेदा सन्ति, यानी कि व्यंजनों के क्या है, 4 भेद होते हैं। इसके व्यंजनों के बारे में बताया गया है कि व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं बच्चों। कैसे, स्पर्शः वर्ग्यः वर्णः, स्पर्शः वर्ग्यः वर्णः, यानी कि इन्हें हम वर्गों में और क्या है, स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ये जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं 25, इन्हें हम क्या है, वर्गीय व्यंजन, और क्या है, हम क्या कहते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण, स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी क्या होती है, जो जीभ होती है उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या है, स्पर्श कहा जाता है। और इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे क वर्ग है हमारा, है ना, ख वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में क ख ग घ ङ कितने 5-5 अक्षर आ रहे हैं। जैसे च वर्ग में च छ ज झ य, है ना। ट वर्ग में भी 5 अक्षर आ रहे हैं, ट ठ ड ढ ण। इसी तरह से त वर्ग में त थ द ध न। ऐसे ही पा वर्ग में प फ ब भ म 5 अक्षर आ रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, स्पर्शः वर्ग्यः व्यंजन वर्णा स्वीकीयम् उच्चारण स्थानानुसारेण पंचेषु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। यानी कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन स्वीकीय अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। जो मैंने बात बताई थी वही यहाँ पर लिखी है। इसके आगे हम देखते हैं क्या बताया गया बच्चों। इसके हम आगे देखते हैं अंतस्थ वर्णः। अंतस्थ वर्णः, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, अंतस्थ वर्ण हमारे 4 वर्ण हैं, य र ल व। अंतस्थ वर्ण, अब इसकी डेफिनेशन दी गई है, वर्णा बहुअत्र स्वर वर्णः वर्णानाम स्थाने जायन्ते। यानी कि जो अंतस्थ वर्ण हैं
उनको क्या है, स्वर वर्णों के स्थान पर, स्वर वर्णों के स्थान से क्या है, उत्पन्न होते हैं, आता है। इसलिए इते यानी कि ये अर्धस्वरः इति अपि उच्यते, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अर्धस्वर भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, हमारे इन 4 वर्णों से है। और 4 ही हमारे क्या हैं, 4 ही हमारे क्या हैं, अंतस्थ वर्ण हैं। तो इसमें ई प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, य हो जाता है। ई प्लस अ बराबर य, है ना। और फिर प्लस हम इसमें अ लगाएंगे तो हम ये पूरी तरह से इसको हम य बोलेंगे। इसी तरह से री प्लस अ बराबर र, री प्लस अ बराबर ल, इसी तरह से उ प्लस अ बराबर व। तो हमने संधि में भी इस तरह से देखा होगा, अयाज संधि में भी, कि इस तरह से हमें इन चारों वर्णों का जो प्रयोग है वो हमने सीखा है। इसके बाद इनका प्रयोग भी बताया गया है, यथा मतलब जैसे, यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, है ना। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो यदि जैसे ई है, ई से हमारा क्या यहाँ पर या बना है, यद्यपि में जो यह है वो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पितृ, पितृ में हमारा री है, वो हमारा यहाँ त्र में दिखाई दे रहा है, पित्राज्ञा। रे धन आकृति, लाकृति, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वर्ण बन रहे हैं। इसी तरह से है हमारा सु प्लस आगतम, क्या हो जाएगा, बराबर स्वागतम। तो सु में जो उ है वो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, व बन रहा है।